नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास जहाज नंबर 302 पार्ट 2। पकौड़े खाओगे बाबूजी? नहीं, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम उन्हें कहाँ ले गए थे कल। चैम्बूर। चैम्बूर में कहाँ छोड़ा? मार्केट के पास ही सड़क पर उन्होंने टैक्सी रुकवा ली थी। वो मार्केट जो सरकारी फ्लैटों के पास पड़ती है? जी हाँ, वही मार्केट। उसके बाद वो कहाँ गए? मैं क्या कहूँ, मैंने तो किराया लिया और वहाँ से चल पड़ा। सवारी कहाँ जाती है इससे हमें क्या मतलब? जगमोहन के चेहरे पर सोच के भाव उभरे। कुछ मालूम है सफर के दौरान वे आपस में क्या बात कर रहे थे? जगमोहन ने पूछा। खास तो नहीं बता सकता, क्योंकि सवारियों की बातों पर ध्यान देने का कोई मतलब नहीं है मेरा। इतना मालूम है कि लड़की कुछ घबराई सी थी और आदमी रह रहकर उसे तसल्ली दे रहा था कि वो सब ठीक कर देगा। उसके बाद वो कुछ ऊंचे स्वर में बोला, ओए, पालक के 250 ग्राम और ले आ। उनके बीच हुई कोई और बात? मैंने बोला, बाबूजी, मैं सवारियों की बातों पर ध्यान नहीं देता। वो चटनी वाली उंगली चाटते हुए बोला। वो आदमी लड़की से बोला था कि सुरेश जोगलेकर से मिलकर सब ठीक हो जाएगा। वो मेरा पुराना यार है। कुछ ही देर में हम उसके पास पहुंच जाएंगे। इसके अलावा उससे कोई काम की बात मालूम नहीं हुई। जगमोहन चैम्बूर पहुंचा। चैम्बूर की उसी मार्केट के सामने उसने कार रोकी। 2 पल सोच भरी निगाहों से इधर उधर देखता रहा। टैक्सी ड्राइवर के मुताबिक कल महादेव और लड़की ने यहीं टैक्सी छोड़ी थी और पैदल ही वे दोनों आगे बढ़ गए थे। यहाँ पर टैक्सी ड्राइवर के मुताबिक ही सुरेश जोगलेकर से मिलने आए थे। महादेव ने कहा था कि वो उसका पुराना यार है, सब ठीक कर देगा। महादेव किस चक्कर में था? वो लड़की कौन थी जिसे महादेव साथ लिए फिर रहा था? यकीनन वो खास मामला था, वरना महादेव की तबीयत ऐसी नहीं रहती थी कि भागदौड़ करता फिरे। सुरेश जोगलेकर को इस इलाके में कहाँ तलाश करे? मात्र नाम के दम पर चैम्बूर जैसे इलाके में उसे नहीं तलाशा जा सकता। महादेव का कहना था कि वो उसका पुराना यार है, मतलब कि सुरेश जोगलेकर किसी न किसी रूप में गैर कानूनी धंधों से जुड़ा हुआ है और ऐसे लोगों के लिए पूछताछ की सबसे बढ़िया जगह पान की दुकान होती है, क्योंकि वहाँ हर तरह के लोग आते हैं और हर तरह की बातें करते हैं। पान वालों के कान खुले रहते हैं और मुंह बंद रहता है। जगमोहन ने पार्किंग तलाश करके कार पार्क की और पैदल ही आगे बढ़ गया। सड़क के दोनों तरफ दुकानें थी। वो फुटपाथ पर चल रहा था और व्यस्त सड़क पर ट्रैफिक दौड़ रहा था। कुछ आगे जाने पर दुकानों के बीच फंसी छोटी सी पान की दुकान नजर आई। वहां 1-2 ग्राहक खड़े थे। जगमोहन वहां जा पहुंचा। पान वाले ने कोल्ड ड्रिंक भी रखी हुई थी। जगमोहन ने एक कोक की बोतल खुलवाई और घूंट भरने लगा। जब वहां मौजूद उसके दोनों ग्राहक चले गए तो जगमोहन ने पूछा, सुरेश जोगलेकर कहाँ रहता है? जानते हो उसे? 50 वर्षीय पान वाले ने गहरी निगाहों से उसे देखा। क्या काम है उससे? मिलना है। जगमोहन समझ गया कि वो जोगलेकर को जानता है। मेरी मानो तो फौरन यहाँ से चले जाइए, पान वाला धीमे स्वर में बोला। जगमोहन ने आंखें सिकोड़कर उसे देखा। क्यों? 2 घंटे पहले 4 लोग अपना चेहरा ढांपे जोगलेकर के रेस्टोरेंट में आए और उसे गोलियों से भूनकर चले गए। किसी को नहीं पता मारने वाले कौन थे, लेकिन मरने वाला जोगलेकर ही था। तुम उसकी लाश देखकर आए हो? मेरी दुकान पर 50 तरह के लोग आते हैं और पान मुंह में दबाकर सिगरेट सुलगाकर आपस में अपनी अपनी राय पेश करते हैं। ऐसे में मुझे किसी खबर को पाने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। इस वक्त जोगलेकर के रेस्टोरेंट में पुलिस है। वहां जाओगे तो वो आपको भी पकड़कर बिठा लेंगे। जगमोहन समझ गया कि मामला गहरा होता जा रहा है। कल महादेव और उसके साथ की लड़की सुरेश जोगेलकर से मिले थे। पान वाले के मुताबिक 2 घंटे पहले जोगेलकर को मारा गया, जबकि महादेव को गोली लगे 4-5 घंटे हो चुके थे। तो क्या जोगेलकर को इसलिए मारा गया कि महादेव और वो लड़की उससे मिले थे? जोगेलकर क्या धंधा करता था? बोला तो, रेस्टोरेंट था उसका। रेस्टोरेंट की आड़ में कई गलत काम करता था। जगमोहन को जब महसूस हुआ कि पान वाले से अब और कोई काम की बात नहीं मालूम होने वाली, तो कोक के पैसे देकर वहां से चल पड़ा। महादेव और उसके साथ की लड़की किस काम में लगे हुए थे, यह जानने के लिए कोई दूसरा रास्ता तलाश करना होगा, क्योंकि सुरेश जोगेलकर की मौत के साथ
आगे बढ़ने का यह रास्ता बंद हो गया था। जगमोहन के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि महादेव के साथ वो लड़की कौन थी। जगमोहन ने फोन करके देवराज चौहान को सब कुछ बताया। अगर सुरेश जोगेलकर जिंदा मिल जाता तो शायद मालूम हो पाता कि महादेव किस मामले में हाथ डाले था, या फिर वो लड़की कौन थी जो 4-5 दिनों से उसके साथ रह रही थी। जगमोहन ने कहा, अब मेरे पास आगे बढ़ने का ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि महादेव या उस लड़की की हरकतों की जानकारी पा सकूं। जगमोहन, यह मामला बहुत गंभीर है, सावधान रहना। हो सकता है कोई तुम पर नजर रखे हुए हो। ऐसा क्यों? जवाब में देवराज चौहान ने बताया कि किस तरह उन लोगों ने उसकी जान लेने की चेष्टा की और फिर बाद में धमकी भरा फोन आया। ओह, इसका मतलब वो लोग हर समय तुम पर नजर रखे हुए हैं। हाँ, ऐसे में मेरा भागदौड़ करना ठीक नहीं, लेकिन वे लोग बंगले को घेर कर तुम्हें खत्म करने की चेष्टा भी कर सकते। इस बात की तुम फिक्र मत करो, ऐसे लोगों से निपटने के लिए बंगले में पूरा इंतजाम है। जगमोहन के कानों में देवराज चौहान का खतरनाक स्वर पड़ा। तुम बंगले में आने की कोशिश नहीं करना। अगर तुम भी उन लोगों की निगाहों में आ गए तो फिर काम करने में दिक्कतें पेश आएंगी। जरूरत पड़ने पर रात किसी होटल में बिता लेना, इस तरफ नहीं आना। समझ गया, लेकिन यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि अब इस मामले में आगे क्या करूँ। तुमने बताया कि वो लड़की 4-5 दिन से महादेव के कमरे में टिकी हुई थी। देवराज चौहान की आवाज आई। हाँ, पूछताछ में यही बात सामने आई है। पुलिस अभी तक महादेव के कमरे तक नहीं पहुंची। जब मैं वहां गया था तो नहीं पहुंची थी, क्योंकि किसी को नहीं मालूम था कि महादेव अब नहीं रहा। किसी तरह महादेव के कमरे की तलाशी लो। वो लड़की 4-5 दिन से वहां थी, तो हो सकता है वहां ऐसी कोई चीज मिल जाए जिससे कि मालूम हो वो कौन थी। देवराज चौहान की आवाज उसके कानों में पड़ी। ठीक है, मैं महादेव के कमरे की तलाशी लेता हूँ, पुलिस से बचकर। अगर पुलिस वहां हो तो कुछ भी करने की कोशिश मत करना। देवराज चौहान ने उसे सावधान किया। इस बात का मैं ध्यान रखूंगा, कहने के साथ ही जगमोहन ने रिसीवर रख दिया। जगमोहन फौरन वापस महादेव के घर पहुंचा। पुलिस अभी तक वहां नहीं पहुंची थी। जगमोहन ने कार को वहां से कुछ दूर ही खड़ा किया और पैदल ही महादेव के घर पहुंचा। पहले की तरह वहां ताला लटक रहा था। आसपास निगाह मारी, कोई नजर नहीं आया। गली खाली पड़ी थी। उस लड़की के घर का दरवाजा भी बंद था जो पहले मिला था। जगमोहन ने जेब से मास्टर की निकाली और मात्र 20 सेकंड की कोशिश के बाद वो ताला खोल लिया। ताला हटाकर सिटकनी खोली, भीतर प्रवेश किया, फिर पलटकर दरवाजा भीतर से बंद करके सिटकनी चढ़ा दी। भीतर अंधेरा सा लगा। इतनी ज्यादा रोशनी नहीं थी कि बारीकी से हर तरफ निगाह मारी जाए। जगमोहन ने आगे बढ़कर लाइट ऑन कर दी। बल्ब का पीला प्रकाश वहां फैल गया। जगमोहन की निगाह हर तरफ फिरने लगी। एक तरफ चारपाई पड़ी थी जिस पर बिस्तरा बिछा हुआ था। जगमोहन जानता था कि यह महादेव का बिस्तरा था। दूसरी तरफ दीवार से लगा फर्श पर ही एक बिस्तरा बिछा था। जगमोहन समझ गया कि नीचे बिछा बिस्तरा उस युवती का होगा जो 3-4 दिन से उसके साथ रह रही थी। जाने कितनों महीने पहले वह यहाँ आया था। कमरे में ही रस्सी बंधी थी जिस पर बेतरकीबी से कपड़े टांग रखे थे। जगमोहन की निगाह एक तरफ पड़े खूबसूरत से सूटकेस पर जा टिकी, जो कि यकीनन महादेव का नहीं हो सकता, जो कि पक्का उसी युवती का रहा होगा जो उसके साथ रह रही थी। जगमोहन सूटकेस के पास पहुंचा और भीतर पड़े सामान को चेक करने लगा। सबसे पहले उसके हाथ में 100 की 3 गड्डियां आई, यानी कि 30,000 रुपया। 30,000 रुपया सूटकेस में मौजूद था। युवती के कीमती कपड़े पड़े थे। वो महादेव के साथ रह रही थी। अब महादेव मर चुका था। युवती का सामान यहाँ पड़ा था और वो लापता थी। नोटों की गड्डियां उसने वहीं रहने दी। युवती के बारे में 2 ही बातें हो सकती थी। या तो महादेव की तरह उसे भी मार दिया गया है, या फिर वो डर की वजह से कहीं छिपी बैठी है। कम से कम वह सामान या 30,000 रुपया लेने यहाँ नहीं आने वाली। जगमोहन सूटकेस की पॉकेट की तलाशी लेने लगा। उसकी उंगलियां किसी कागज जैसी चीज से टकराई तो 2 उंगलियों से उस कागज को दबाकर बाहर खींचा, जो विजिटिंग कार्ड था। उस पर अनीता गोस्वामी नाम लिखा था और नीचे पता लिखा था। जगमोहन ने कार्ड को जेब में रख लिया और बाकी चीजों की तलाशी लेने लगा। सूटकेस में कपड़ों के सबसे नीचे
उसे 55-60 वर्षीय व्यक्ति की तस्वीर मिली। जगमोहन ने ध्यान से तस्वीर देखी। तस्वीर वाला व्यक्ति यकीनन कोई अमीर आदमी था। अमीरी की छाप तो जैसे उसके चेहरे पर छपी नजर आ रही थी। वह स्वस्थ शरीर का मालिक था। जगमोहन ने उस तस्वीर को भी जेब में रख लिया। उसके बाद पूरे कमरे की तलाशी ली। महादेव के सामान की भी एक एक चीज को देखा। दोनों बिस्तरों को झाड़कर देखा कि कहीं सावधानी के नाते उसमें तो कुछ छिपा नहीं रखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। 20 मिनट जगमोहन को महादेव के उस कमरे में लगे। उसके बाद वो बाहर निकला। दरवाजे पर सिटकनी चढ़ाकर आगे बढ़ गया। गली में 2-4 लोग आ जा रहे थे, लेकिन किसी ने भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। जो ही जगमोहन गली से बाहर निकला तो उसे पुलिस जीप खड़ी दिखाई दी, जिसमें 4 पुलिस वाले थे। साथ में एक व्यक्ति था जो जीप से उतरता हुआ पुलिस वालों से कह रहा था, आइए साहब, मैं आपको बताता हूँ महादेव कहाँ रहता था। स्पष्ट था कि महादेव की शिनाख्त हो चुकी थी और वह आदमी पुलिस को महादेव के घर के बारे में बताने के लिए साथ ही आया था। जगमोहन उनकी बगल से गुजरता हुआ आगे बढ़ता चला गया। सामने ही उसकी कार खड़ी थी। सोचों में वो विजिटिंग कार्ड था जिस पर पते के साथ अनीता गोस्वामी लिखा था। या तो वो कार्ड उसी युवती का था जो महादेव के साथ रह रही थी, या फिर उस युवती की किसी सहेली या पहचान वाली का होगा। और वो तस्वीर किस व्यक्ति की है जो सूटकेस से मिली? जाहिर है सूटकेस में तस्वीर है तो युवती का कोई खास ही रहा होगा। पिता भी हो सकता है या फिर कोई और भी। जगमोहन को लगा जैसे मामला उलझा जा रहा है। महादेव मारा जा चुका है। जिस युवती को तलाश कर रहा है उसका चेहरा तक नहीं जानता। ऐसे में 302 नंबर के बारे में जानना आसान नहीं कि वो किस चीज़ का नंबर है। अगर वो युवती मिल जाए तो शायद सारे सवालों का जवाब मिल जाए। जगमोहन कार में बैठा और आगे बढ़ गया। अब उसे अनीता गोस्वामी के पते पर जाना था, जिसका कार्ड युवती के सूटकेस में से मिला था। सोहनलाल सीधा शेरू के दारूखाने में पहुंचा, क्योंकि महादेव वहां अक्सर दारू पीने जाता था। सोहनलाल इस बात से बखूबी वाकिफ था। यहाँ से महादेव की बीते दिनों की दिनचर्या के बारे में जाना जा सकता था, बशर्ते कि महादेव यहाँ आता रहा हो। शाम के 4 बज रहे थे। दारू के ठिकाने पर बजे की परवाह किसे। उस हॉल में बेंचों और टूटी फूटी टेबलों पर बैठे 15-20 लोग पी रहे थे। दारू की स्मेल और उनकी न समझ में आने वाली आवाज़ें गूंज रही थी। एक तरफ सजा रखी दुकान को जैसे बार का रूप दे रखा था। 2-4 दारू देने और खाली गिलासों कटोरियों को उठाने में व्यस्त थे। सोहनलाल ने एक ही निगाह में वहां का नज़ारा लिया। शेरू ने इलाके की पुलिस को पूरी तरह फिट कर रखा था। धंधा जोरों से चल रहा था। सोहनलाल बोतलों के आगे बने काउंटर पर पहुंचा। यहाँ मोटा सा व्यक्ति खड़ा उसे देख रहा था। उसके चेहरे से ही लग रहा था कि वो हर 1 घंटे में एक पैग लगा ही लेता है। क्या हाल है लाला? सोहनलाल पास पहुंचकर बोला। पहचान लिया सोहनलाल? मैं तो समझा था भूल गया होगा। लाला ने अपने चेहरे पर हाथ फेरा। सोहनलाल जिस गली से गुजर जाता है उस रास्ते को कभी नहीं भूलता। सोहनलाल मुस्कुराया। साल से ऊपर हो गया होगा मुझे यहाँ आए। हो गया होगा। मैं दिन महीने साल नहीं गिनता, इतना मालूम है। तो बहुत देर के बाद आया। सोहनलाल ने काउंटर से टेक लगाकर गोली वाली सिगरेट सुलगाई। शेरू कैसा है? उसका हाल हमेशा बढ़िया ही रहता है। इस वक्त तो वो और भी बढ़िया हुआ पड़ा है। इस वक्त कोई खास बात? 4 दिन पहले ही उसने 20 बरस की छोकरी से शादी की है। 20 बरस की छोकरी से शादी? शेरू ने? सोहनलाल ने मुंह बनाकर उसे देखा। हाँ, सुनकर मजा आया होगा। दिमाग खराब हो गया है शेरू का। वो अक्लमंद है, उसका दिमाग कभी खराब नहीं होता। लाला मुस्कुराया। क्यों? उसको मालूम है 2 महीने बाद छोकरी उसकी आदतों से तंग आकर भाग जाएगी। उसके बाद वो किसी और को पकड़ लेगा। 2 महीने तो उसको मुफ्त में निकले। लाला हौले से हंसा। सोहनलाल गहरी सांस लेकर बोला, तूने पीनी शुरू कर दी? लाला ने उसे देखा। नहीं, मेरे लिए गोली वाली सिगरेट ही बहुत है। सोहनलाल मुस्कुराया। तो फिर खामखा तो इधर आया नहीं होगा। ठीक बोला तू, सोहनलाल ने लापरवाही से कहा। महादेव से काम था, लेकिन वो किधर भी मिल नहीं रहा। ध्यान आया वो इधर बराबर दारू पीने आता है। आता है क्या?
आता है। आज आया या आएगा मालूम नहीं। क्यों? 2 दिन से नहीं आया। आखिरी बार जब आया था तो खूबसूरत सी छोकरी उसके साथ थी। मैं तो उसके साथ छोकरी को देखकर हक्का बक्का रह गया। लेकिन वो यहाँ रुका नहीं, पूरी की पूरी बोतल लेकर उल्टे पांव लौट गया। पूरे 2000 उस पर चढ़ चुके हैं। आजकल करता रहता है, देने का नाम नहीं लेता। किसी दिन साले की गर्दन पकड़नी पड़ेगी। शेरू को हिसाब तो मैंने देना होता है। लाला ने मुंह बिचकाया। सोहन लाल ने लाला को घूर कर देखा। उसके साथ छोकरी थी, वो भी खूबसूरत। हाँ, दिमाग तो नहीं खराब हो गया तेरा? महादेव छोकरी के लायक है? उसकी हालत वो मैं नहीं जानता कि छोकरी का क्या करता होगा, लेकिन उसके साथ छोकरी थी। लाला ने उसकी बात काटी। हुलिया बता। किसका? छोकरी का बताएगा, महादेव का तो नहीं पूछ रहा। सोहन लाल की निगाह लाला पर पड़ी। लाला ने छोकरी का हुलिया बताया। सोहन लाल को वास्तव में हैरानी हुई कि ऐसी युवती महादेव के साथ, जबकि वो महादेव की आदत को अच्छी तरह जानता था कि औरतों में उसकी दिलचस्पी न के बराबर थी। आजकल महादेव के रंग ढंग ठीक नहीं लग रहे, लाला ने कहा। क्यों, और क्या किया है उसने? मुझे लगता है कि उसकी आदतें बिगड़ चुकी हैं, लाला पुनः बोला। आगे तो बोल। 5-6 दिन पहले असलम खान का आदमी आया था, तब महादेव यहाँ बैठा दारू पी। असलम खान? वो साला नशे का माल बेचने वाला? सोहन लाल ने टोका। जानता है? हाँ, पहले उसी से सिगरेट के लिए गोली लेता था, लेकिन वो भाव तेज लगाता था। मैंने उससे माल लेना छोड़ दिया। उसका 4000 रुपया मैंने देना है। खैर, फिर क्या हुआ? उसका आदमी आया, महादेव से मिला। 2 मिनट तक दोनों ने घुट घुट कर बातें की। फिर महादेव दारू की बोतल बगल में दबाकर उसके साथ चला गया। लगता है महादेव ने नशा करना शुरू कर दिया है। जो नहीं, महादेव शराब के अलावा और कुछ नहीं लेता था, सोहन लाल ने विश्वास भरे स्वर में कहा। नहीं लेता था? था से मतलब? लाला ने सीधे सीधे सोहन लाल को देखा। नहीं रहा वो अब। सोहन लाल ने गहरी सांस ली। मर गया? मार दिया गया, गोली मार दी आज दिन में उसे किसी ने। लाला के चेहरे पर अजीब से भाव उभरे। मुझे तो विश्वास नहीं आ रहा कि महादेव को किसी ने मार दिया। भला चंगा होता था, लाला ने सिर हिलाते हुए कहा। मैं तो पहले ही कह रहा था, महादेव की आदतें बिगड़ चुकी है। असलम खान नशीला माल ही बेचने का धंधा नहीं करता, और भी कई उल्टे पुल्टे काम करता है। महादेव को उससे वास्ता नहीं रखना चाहिए था। सोहन लाल ने गोली वाली सिगरेट का कश लिया। कुछ मालूम पड़ा क्यों मरा महादेव? नहीं, सब बातें एक तरफ। ये बता कि तू उसके मरने के बाद उसके बारे में क्यों पूछता फिर रहा है? यूं ही तो कुछ नहीं होता। वैसे वो तेरा दोस्त था ना? दोस्त नहीं, जानकार। एक ही बात है। मरने के बाद उसकी आत्मा को शांति पहुंचाना चाहता है तो कुछ कहूं? लाला ने कहा। कह। उसका उधार चुका दे, तब वो चैन से स्वर्ग में रह सकेगा। बोल, खाता खोलूं उसका? सोहन लाल ने तीखी निगाहों से लाला को देखा। तेरे को शायद पता नहीं कि स्वर्ग से महादेव की चिट्ठी आई है। वहां उसकी आत्मा को चैन मिल चुका है, और खास तौर से उसने लिखा है कि लाला को मेरा सलाम कहना। कहने के साथ ही सोहन लाल वहां से हिला और बाहर की तरफ बढ़ता चला गया। सोचों में असलम खान था। महादेव का और उसका कोई मेल नहीं था। सोहन लाल असलम खान के उस ठिकाने पर पहुंचा जहां से हर तरह का नशा मिलता था। मुद्दत बाद सोहन लाल यहाँ आया था। असलम खान से गोली लेनी उसने कब की छोड़ रखी थी। कोई नया ही बंदा उसे वहां नजर आया। क्या चाहिए? सोहन लाल को भीतर आते देख वो बोला। असलम खान कहाँ है? क्यों, तेरे को क्या काम पड़ गया उससे? पहले कभी नहीं देखा तेरे को। उसके माथे पर पल पड़े। पहले तूने इसलिए नहीं देखा कि पहले तू यहाँ नहीं था, समझा क्या? सोहन लाल ने उसकी टेबल थपथपा कर कहा। असलम खान को बोल सोहन लाल आया है। सोहन लाल? हाँ, वो पहचानेगा, जा। सोहन लाल को घूरता वो पीछे लगे दरवाजे में चला गया। दूसरे ही मिनट लौटा। जा, वो तेरा इंतजार कर रहा है। किधर को जाना है? फिक्र मत कर, यहाँ का नक्शा कभी मैंने ही बनाया था। तू अपनी ड्यूटी पर लगा रहे। कहने के साथ ही सोहन लाल पीछे के दरवाजे में प्रवेश कर गया। 3-4 कमरों को पार करने के बाद
वो केबिन जैसे छोटे से कमरे में पहुंचा। वो जगह किसी ऑफिस की तरह लग रही थी। वहां बैठा 50 वर्षीय व्यक्ति फाइल खोले हाथ में पेन थामे हिसाब लगाने में व्यस्त था। उसके चेहरे से स्पष्ट लग रहा था कि वो वहां घिसा हुआ इंसान था। उसने एक निगाह सोहन लाल पर डाली, फिर अपने काम में व्यस्त होता हुआ बोला, बैठ सोहन लाल। कैसे हो असलम खान? सोहन लाल बैठते हुए बोला, ठीक हूँ, तेरे से 4,000 रुपया लेना है। असलम खान अपने काम में व्यस्त बोला, मिल जाएगा, मैं भागा नहीं जा रहा। 2 साल पहले भी तूने यही कहा था। वो अब भी कह रहा हूँ। कहते कहते एक दिन मर जाएगा, लेकिन मेरा 4,000 नहीं देगा। जल्दी देना। सोहन लाल ने गोली वाली सिगरेट सुलगाई। अब तू मेरे से गोली भी नहीं लेता, शाम के यहाँ से माल लेता है ना? वो भाव ठीक लगाता है, मैं भी ठीक लगा दूंगा, यहाँ से ले जाया कर। कहते हुए वो अभी भी हिसाब लगाने में उलझा था। सोहन लाल ने कश लिया। बोल, क्यों आया? तूने शेरू के बार से अपना आदमी भेजकर महादेव को बुलाया था। सोहन लाल की निगाह उस पर जा टिकी। असलम खान की निगाह फाइल से उठकर सोहन लाल पर लग गई। 5-6 दिन हो गए इस बात को, आज तू क्यों पूछने आया? महादेव से काम है, वो मिल नहीं रहा। सोहन लाल बोला। उसके बारे में शेरू के दारूखाने में पूछने गया तो लाला ने बताया तुम्हारा आदमी उसे ले गया था। हाँ, वो आया था, लेकिन मैंने उसे बांध नहीं रखा। होगा कहीं, ढूंढ ले। ढूंढा, नहीं मिला। मिल जाएगा, मैंने उसे कोई काम दिलाया था, वो उसमें व्यस्त होगा, 1-2 दिन में नजर आ जाएगा। क्या काम बताया था? असलम खान ने पेन फाइल में रख दिया। वो तेरे जानने का नहीं है, महादेव बताए तो उससे पूछ लेना। असलम खान बात समाप्त करने वाले ढंग से बोला। वो नहीं बताएगा। सोहन लाल ने सिर हिलाया। तेरी खास पहचान वाला है वो, नहीं बताएगा तो तुम जानो। असलम खान ने गहरी निगाहों से सोहन लाल को देखा। महादेव के लिए तू इतना क्यों तड़प रहा है? मुझे मिला तो उसे तेरे बारे में बोल दूंगा। तेरे को भी नहीं मिलेगा। सोहन लाल ने पुनः सिर हिलाया। असलम खान की आंखें सिकुड़ी। बात क्या है, खुलकर बोल। महादेव को आज किसी ने गोली मार दी है, वो मर गया। सोहन लाल ने गंभीर स्वर में कहा। असलम खान के चेहरे पर अजीब से भाव उभरे। महादेव को गोली मार दी, वो मर गया? असलम खान की आवाज में अविश्वास था। वो उसी काम की वजह से मरा है जो तुमने उसे दिलवाया था। सोहन लाल ने तुक्का मारा। लेकिन वो काम मरने मारने वाला नहीं था, उस काम में गोली चलने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। क्या था वो काम? तू क्या करेगा जानकर? महादेव मर गया तो बात खत्म। असलम खान ने गहरी सांस ली। तेरे को मालूम है, महादेव ने देवराज चौहान की बाहों में दम तोड़ा। सोहन लाल ने उसे घूरा। क्या? जब महादेव को गोली लगी तो देवराज चौहान से वो बात कर रहा था। असलम खान सतर्क सा दिखने लगा। वो देवराज चौहान को कुछ बताना चाहता था, बात करना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही उसे शूट कर दिया गया। अब देवराज चौहान जानना चाहता है कि महादेव क्या काम कर रहा था। मेरी बात पर यकीन नहीं तो फोन लगाऊं देवराज चौहान को? सोहन लाल ने फोन की तरफ हाथ बढ़ाया। मेरे से बात करना तेरे को सस्ता पड़ेगा। देवराज चौहान से तूने सीधी बात की तो शायद तेरे लिए सौदा महंगा हो जाए। असलम खान ने सोहन लाल को रिसीवर नहीं उठाने दिया। बात मत बढ़ा, बात कुछ भी नहीं है। वो जो बात कुछ भी नहीं है वो ही मैं जानना चाहता हूँ। तूने महादेव को क्या काम दिलवाया? असलम खान ने होठ सिकोड़कर 2 पल के लिए सोचा। उसे देखते सोहन लाल ने सिगरेट सुलगाई। कहाँ गोली मारी? माहिम रेलवे स्टेशन के सामने। हो सकता है पुरानी रंजिश का मामला हो, मेरे दिलाए काम की वजह से वो न मरा हो। ये बात बाद में तय हो जाएगी, तू बात कर। मेरे पहचान वाले आदमी ने बताया कि एक युवती को किसी ऐसे आदमी की ज़रूरत है जो मुंबई बंदरगाह के बारे में जानकारी रखता हो और गोताखोर भी हो। इसके लिए वह लाख रुपया दे सकती है। 1-2 दिन का काम है। मुझे महादेव का ध्यान आया। कभी वो जवानी के वक्त मुंबई बंदरगाह पर ही कोई काम करता था और गोताखोरी भी जानता था। मैं जानता था कि महादेव को पैसे की ज़रूरत है, वो बीमार है। मैंने उसे और युवती को मिला दिया, बस यही काम किया था मैंने। उसके बाद मुझे उन दोनों की कोई खबर नहीं। सच कह रहा है? इस मामले में देवराज चौहान है तो मैं झूठ नहीं बोल सकता। असलम खान ने गंभीर स्वर में कहा। क्या नाम था उस युवती का?
अनीता गोस्वामी, उसका पता? पता तो, कहते कहते असलम खान ठिठका, फिर टेबल का ड्रॉर खोलते हुए बोला, जब वो पहली बार मुझसे मिली थी तो उसने अपना कार्ड दिया था, वो शायद यहीं, ये रहा। कहने के साथ ही ड्रॉर से कार्ड निकालकर सोहन लाल की तरफ बढ़ाया। यह अनीता गोस्वामी का पता है। सोहन लाल ने कार्ड लेकर देखा, उस पर अनीता गोस्वामी का नाम और पता लिखा था। ये अनीता गोस्वामी तेरे से कितनी बार मिली? 2 बार। पहली बार मेरा आदमी इसे लेकर मेरे पास आया था, दूसरी बार तब जब महादेव को मैंने इसके साथ किया था। दोनों बार वो यहीं आई थी, असलम खान ने बताया। अनीता गोस्वामी ने बताया नहीं कि मुंबई बंदरगाह पर उसे क्या काम है? नहीं। तुमने पूछा था? हाँ, लेकिन उसने इस बात का जवाब नहीं दिया और मैंने भी दोबारा पूछने की ज़रूरत नहीं समझी। अनीता गोस्वामी की कोई तस्वीर है तुम्हारे पास? मेरे पास उसकी तस्वीर का क्या काम? इस मामले में कोई और बात बताने वाली? नहीं, असलम खान ने सिर हिलाया। जो बात थी मैंने सच सच बता दी। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि महादेव इस मामले की वजह से मरा होगा। वो कोई पुराना दुश्मन? तो इस बारे में अपना दिमाग मत लगा। सोहन लाल अनीता गोस्वामी के कार्ड को देखता हुआ बोला, भूल जा इस सारी बात को। देवराज चौहान का नाम तो इस मामले में आना ही नहीं चाहिए। मैं किसी से जिक्र नहीं करूंगा। मुझे मालूम है तू समझदार है। सोहन लाल उठ खड़ा हुआ। देवराज चौहान को मेरा सलाम बोलना। फिक्र नहीं कर, मेरे को बोल दिया, समझ देवराज चौहान को बोल दिया। सोहन लाल जाने लगा। वो मेरा 4000 रुपया दे दूंगा, भागा तो नहीं जा रहा। कहने के साथ ही सोहन लाल बाहर निकल गया। जगमोहन विजिटिंग कार्ड पर लिखे पते पर पहुंचा। वो छोटा सा लेकिन अच्छा मकान था। प्रवेश द्वार पर अनीता गोस्वामी की प्लेट लगी पाकर समझ गया कि महादेव के साथ जो युवती थी वो यहीं रहती थी। उसका नाम अनीता गोस्वामी था, जो कि विजिटिंग कार्ड पर लिखा था। जगमोहन छोटा सा गेट खोलकर भीतर प्रवेश कर गया और बरामदे में पहुंचकर बेल बजाई। 2-3 बार बेल बजाने पर भी जब जवाब नहीं मिला तो जगमोहन को लगा जैसे घर में कोई नहीं है। उसने आसपास देखा। चलती सड़क पर मकान था। सड़क पर से ट्रैफिक गुजर रहा था, परंतु कोई भी पड़ोसी नजर नहीं आया, ना ही इस तरफ दिखाई दिया। जगमोहन ने जेब से मास्टर की निकाली और सावधानी से उसे की होल में फंसाकर ताला खोलने की चेष्टा करने लगा। 5 मिनट की भरपूर कोशिश के बाद भी वो लॉक नहीं खोल पाया। जगमोहन समझ गया कि दरवाजे में फिट बढ़िया किस्म का लॉक है जो आसानी से नहीं खुलेगा। खिड़कियां बंद थी, उन पर ग्रिल लगी हुई थी, यानी कि भीतर जाने का कोई रास्ता नहीं था। शायद मकान के पीछे की तरफ से भीतर प्रवेश करने का रास्ता मिले। यह सोचकर जगमोहन पलटा ही था कि ठिठक गया। मकान के बाहर उसकी कार के पास सोहन लाल की कार को उसने रुकते पाया तो चेहरे पर अजीब से भाव आ गए। सोहन लाल और यहाँ? सोहन लाल ने कार से निकलकर मकान पर नजर मारी तो जगमोहन को वहां पाकर उसे भी हैरानी हुई। वो आगे बढ़ा और गेट पार करके जगमोहन के पास आ पहुंचा। जगमोहन उसे घूर रहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सोहन लाल ने मुंह बनाकर पूछा। यही सवाल मैं तुमसे करने वाला था। जगमोहन के होठ सिकुड़े। मैं तो यहाँ आता रहता हूँ, सोहन लाल ने लापरवाही से कहा। क्यों? यहाँ मेरी मंगेतर रहती है। अनीता गोस्वामी? जगमोहन ने उसे सिर से पांव तक देखा। हाँ, तुम कैसे जानते हो उसे? हनीमून पर जाने का वायदा तो उसने मेरे साथ किया हुआ है। जगमोहन पहले जैसे स्वर में कह उठा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, शादी मुझसे ही करेगी, सोहन लाल ने ढीठता से कहा। जब तेरे को किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता तो शादी करने की क्या जरूरत है? जगमोहन का स्वर तीखा हो गया। उसी की तो जरूरत है। क्यों? शान तो वो मेरे ही घर की बनेगी, सोहन लाल ने दांत फाड़े। बहुत शौक है तुझे शोपीस का। हाँ, तभी तो कह रहा हूँ कि वो शादी मेरे से ही करेगी। हनीमून से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान गया? मुझे तो बड़े बड़े मान जाते हैं। तेरे से घटिया इंसान कोई दूसरा नहीं। जगमोहन का स्वर कड़वा हो गया। बहुत जल्दी ये बात तेरे को मालूम हो गई, वरना लोगों की उम्र बीत जाती है और मुझे बढ़िया बंदा समझते हुए मर जाते हैं, सोहन लाल ने शांत स्वर में कहा। महादेव के चक्कर में भागदौड़ कर रहा है? हाँ, 302 का फेर है। 302? तेरे को कैसे पता? जगमोहन चौंका। देवराज चौहान ने बताया था।
उसने मालूम करने को कहा कि महादेव आजकल क्या कर रहा था। नंबर के बारे में भी बताया। बाकी बातें फिर। तू यहाँ खड़ा क्या कर रहा है? सोहनलाल ने पूछा। महादेव 4-5 दिन से जिस लड़की के साथ था उसके सामान में कार्ड मिला जिस पर यहाँ का पता। सामान कहाँ मिला? महादेव के घर पर। कमाल है, जिसका यह घर हो वो महादेव के साथ सामान लेकर झोपड़ी जैसे कमरे में क्या कर रही थी? तुम्हें कैसे मालूम यह उसी का घर है? मुझे तो उसकी सूटकेस से यहाँ का विजिटिंग कार्ड मिला था। जगमोहन बोला। बताऊंगा कैसे मालूम हुआ, सोहनलाल बोला। अब भीतर की क्या पोजीशन है? बेल का जवाब नहीं मिल रहा और मास्टर की से दरवाजा भी नहीं खुल पा रहा, जगमोहन ने कहा। सोहनलाल ने दरवाजे के की होल पर निगाह मारी। यह ऑटोमेटिक लॉक है, आसानी से नहीं खुलता। सोहनलाल मुस्कुराया। और मेरा तो धंधा ही ताले खोलना है। तू आधे मिनट के लिए आड़ दे कि सामने से कोई न देख पाए मैं क्या कर रहा हूँ, कहते हुए सोहनलाल दरवाजे के पास जा पहुंचा। जगमोहन इस तरह खड़ा हो गया कि सड़क पर उसकी हरकत को न देखा जा सके। सोहनलाल ने अपनी फूलती कमीज ऊपर उठाई, कमर में बंधी बेल्ट में फंसे औजारों में से एक पतला सा औजार निकाला और की होल से उलझ गया। कुछ ही सेकंडों में लॉक खुल चुका था। सोहनलाल ने औजार वापस बेल्ट में फंसाया, फिर बोला, हो गया काम। कहने के साथ ही सोहनलाल ने दरवाजे के हैंडल पर दबाव देकर धक्का दिया तो दरवाजा खुलता चला गया। दोनों भीतर प्रवेश कर गए। जगमोहन ने दरवाजा भीतर से बंद कर दिया। सामने ही छोटा सा खूबसूरत ड्राइंग रूम था। वहां गहरी खामोशी छाई हुई थी। सोहनलाल, जगमोहन नजरें घुमाने के बाद बोला, घर बिल्कुल खाली है। अनीता गोस्वामी घर पर नहीं है। पूरे घर की तलाशी लो, शायद कोई ऐसी चीज मिले कि हम 302 के बारे में जान सके। सोहनलाल ने गोली वाली सिगरेट सुलगाई। मैं यहीं रहकर अनीता गोस्वामी के आने का इंतजार करूंगा। एक आध दिन में कभी तो आएगी वो। जो मन में आए करना, पहले सामान की तलाशी ले, जगमोहन ने कहा और ड्राइंग रूम पार करता सामने दिखाई दे रहे दरवाजे की तरफ बढ़ गया। सोहनलाल की निगाह ड्राइंग रूम में दौड़ रही थी। वो बेडरूम था जिसमें जगमोहन ने प्रवेश किया था। एक कदम भीतर प्रवेश करते ही ठिठक गया। खूबसूरत डबल बेड था जिस पर खून में डूबी लाश पड़ी थी। सोहनलाल, जगमोहन ने पुकारा। हाँ, आजा। क्यों? उस कमरे की तरफ बढ़ते हुए सोहनलाल ने पूछा। दहेज में जो बेड तेरे को मिलने वाला था उसका सत्यानाश हो गया है। कमरे में कदम रखते ही सोहनलाल ठिठका, मुंह खुला का खुला रह गया। वो 45-50 वर्षीय व्यक्ति की लाश थी जिसके शरीर पर साधारण से कपड़े थे, पैंट और कमीज खून से लथपथ थी। देखने पर भी स्पष्ट नजर आ रहा था उसकी कमीज वाले हिस्से पर बेतरकीबी से धड़ाधड़ चाकुओं से वार किए गए हैं। चाकू का एक वार मरने वाले के गाल पर भी था और अंत में चाकू सिर के बीच अटका भाले की तरह खड़ा था, जैसे वार करने वाला वार करते करते थक गया हो और चाकू को वहीं रहने दिया हो। लाश की हालत विभत्स हो रही थी। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।